हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस समृद्धि एजुकेशन। जीएस विद समृद्धि एजुकेशन। जीएस विद समृद्धि एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को समझने से पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाने के पीछे उसका बैकग्राउंड क्या था। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो उसके कारण क्या थे, आप बैकग्राउंड कर सकते हैं, उसका कारण कर सकते हैं। तो उसमें दो तीन बातें हैं, मुख्य बातें, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का कारण बना। जिसमें पहला आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, सीवियर फिनेंशियल क्राइसिस एंड टेरिबल फैमिन। जी हाँ दोस्तों, जिस समय 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उस ड्यूरेशन, उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। उसके पास काफ़ी फिनेंशियल क्राइसिस था और उसी समय अकाल भी आ गया था, एक भयावह अकाल भी पड़ा था, जिसके कारण काफ़ी फिनेंशियल क्राइसिस से ईस्ट इंडिया कंपनी को गुजरना पड़ा था। और तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ग्रांट, अनुदान की डिमांड करती है, पैसे की डिमांड करती है। इस चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर आता है। दूसरा पॉइंट है एलिगेशन अगेंस्ट कंपनीज ऑफिसर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके जो ऑफिसर्स थे, उसके जो अधिकारी थे, उसके विरुद्ध काफ़ी प्रकार का दोषारोपण होने लगा था, काफ़ी प्रकार का एलिगेशन आने लगा था। और वो एलिगेशन करप्शन से रिलेटेड था, भ्रष्टाचार से रिलेटेड था, नेपोटिज्म, भाई भतीजेवाद से संबंधित था। तो चूँकि भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद की से संबंधित कंप्लेन, एलिगेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचने लगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के विरुद्ध। तीसरा है डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट के आने से पहले रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की दोहरी व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। और ये प्रशासन की जो दोहरी व्यवस्था थी उसमें दो बातें थी। कंपनी को दीवानी राइट्स मिले हुए थे, दीवानी अधिकार मिले हुए थे, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार कंपनी के पास था। और जो नवाब थे उसको निजामती राइट्स मिला था, मतलब उसकी पुलिस व्यवस्था करना, प्रशासन की व्यवस्था करना, एक काम आपका नवाब का था। तो यूँ अगर बोला जाए तो कुल मिलाकर सारे अधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं यहाँ के लोगों को झेलना पड़ा। और कानों कानों इसकी खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगती है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो दोहरी शासन व्यवस्था लाई गई थी वो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो शोषण करने वाली व्यवस्था थी। वो एक शोषण का एक एजेंडा था ताकि अधिक से अधिक लोगों का शोषण किया जाए। फिर है डिफीट ऑफ कंपनी। ठीक उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई होती है मैसूर के हैदर अली के साथ 1769 में। 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के हैदर अली के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। तो ये तमाम कारण बनते हैं और इन तमाम कारणों के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर आता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए, अच्छे तरीके से संचालन के लिए एक एक्ट लेकर आती है और उस एक्ट का नाम है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे क्या क्या बैकग्राउंड्स थे। आइए अब देखते हैं उसके फीचर्स। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट आप देख रहे हैं फर्स्ट एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इट वाज द फर्स्ट एक्ट
which was passed by the British government, British Parliament to regulate the East India Company या to regulate the affairs of East India Company in India। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कानून पास किया गया यह पहला कानून था जिसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को, कार्यों को भारत में अच्छे तरीके से संचालित कर सके और नियंत्रित कर सके। यह पहला कानून है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। दूसरा आप देख रहे हैं इसके फीचर्स में, प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन बाय द मीन्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दोस्तों 1773 रेगुलेटरी एक्ट को माना जाता है कि प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो है, केंद्रीकरण का जो प्रोसेस है वो सबसे पहला दिखता है, उसके जो छवि है सो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में आपको नजर आएगा। वो कैसे? तो प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन में आपका गवर्नर जनरल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो हुआ यूँ कि इस एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 के पहले 3 जनरल हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तीनों का अलग अलग था, बंगाल का गवर्नर अलग, बॉम्बे का अलग, मद्रास का अलग। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल का सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। मतलब मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। एक और प्रावधान किया गया, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल को सहयोग देने के लिए 4 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया जो गवर्नर जनरल को सहायता प्रदान करता था। ये 4 मेंबर काउंसिल के जो थे वो गवर्नर जनरल को हेल्प करते थे, उनको असिस्ट करते थे, उनको मार्गदर्शन करते थे और गवर्नर जनरल कार्य करता था। गवर्नर जनरल को रूल एंड रेगुलेशन बनाने की अनुमति दी गई, अधिकार दिया गया। वहीं अगर बात हम करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 4 फिक्स की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी आदेश देते थे गवर्नर जनरल को वह आदेश का पालन करना पड़ता था। यूँ कहें तो गवर्नर जनरल किसी भी कार्य को करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति लेना पड़ता था, और यूँ बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत गवर्नर जनरल आते थे। अगर बात यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जनरल के बीच अगर बोला जाए तो यहाँ पे यूँ देखने को मिलता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो एक गवर्निंग बॉडी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को माना जाता था, मतलब मुख्य, और उसके सब ऑर्डिनेट थे गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के सब ऑर्डिनेट थे बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर जनरल। क्लियर? गवर्नर्स। तो इस चीज़ को आप समझने का कोशिश करेंगे। सबसे ऊपर गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसकी संख्या कितनी थी? 4। उसके नीचे था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 सदस्य का एक काउंसिल था। ठीक है? और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन में बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर था। इस चीज़ को आप भली भांति समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट। 1700 इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और उस समय जिस समय 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया था उस समय उसका चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे थे। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस पे पूछा जाता है। एक यहाँ पे और मार्केबल क्वेश्चंस आपका आ सकता है कि जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बता दूं, वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो ये रिलेट करने का कोशिश आप करेंगे कि इन दैट टाइम वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर? ठीक उसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दैट टाइम व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट 1774 वाज सर एलिजा इम्पी। अब जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो कंपनी के से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स था, कंपनी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट था, उसको देखने का काम करती थी, ना कि इंडियन नेटिव्स का। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, जो रेवेन्यू आता था, वो रेवेन्यू रिपोर्ट करना पड़ता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेवेन्यू देना पड़ता था, उसको बताना पड़ता था, है ना। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक और पॉइंट है, बैन टू रिसीव एनी टाइप ऑफ गिफ्ट फॉर कंपनीज ऑफिसर। इस एक्ट के तहत एक और प्रावधान किया गया कि किसी भी कंपनी के ऑफिसर्स को किसी से भी किसी भी प्रकार के गिफ्ट लेने के लिए बैन किया गया, उसको रोका गया, है ना। तो ये आपके फीचर्स थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का। अब हम इसमें कुछ डिफेक्ट्स देखते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ कमियां भी है, कुछ खामियां भी है। तो क्या कमी और क्या खामी है? पहला, गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर्स। गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर्स नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नर जनरल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आदेश का पालन करना पड़ता था। यूँ बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोलता था, गवर्नर जनरल को वही काम करना पड़ता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के पास किसी भी प्रकार का वीटो पावर्स नहीं था। इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। ये जो एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, वो भारतीयों के बारे में बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। जबकि जो रेवेन्यू देने वाले इंडियंस ही होते हैं, इंडियंस ही होते थे, और उसके बारे में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया था। इट डिड नॉट स्टॉप द करप्शन। आपको मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एलिगेशन आने लगा उसका करप्शन और नेपोटिज्म को लेकर, और उसी करप्शन और नेपोटिज्म को हटाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। लेकिन इस एक्ट के द्वारा यह काम नहीं हो पाया। लाया तो जरूर गया, लेकिन इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो पाया। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेर नॉट डिफाइंड। सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कार्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार होगा, इसको अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया। और इसके कारण सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्य करने में, अपनी कार्य प्रणाली में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि उसके वर्क क्षेत्र को डिफाइन नहीं किया गया था। फिर लास्ट द पार्लियामेंट्री कंट्रोल वाज इनइफेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास किया गया यह पहला एक्ट था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट से यह एक्ट इसलिए पास कराया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के गतिविधियों के द्वारा, उसके कार्यकलाप के द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाए, जो कि अप्रभावी रहा। और इसके पीछे यह कारण थे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया जाता था, उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए किसी भी प्रकार का मैकेनिज्म की व्यवस्था नहीं की गई थी। और जब किसी प्रकार की मैकेनिज्म की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो जिसके कारण वो रिपोर्ट में क्या कह रहा है, रिपोर्ट में क्या डिमांड है और उसकी क्या खामियां हैं, इसका अध्ययन नहीं हो पाता था, उसकी रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाती थी। इस तरह से अगर बोला जाए तो यह एक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो सोच कर लाया गया था, वह पूर्ण रूपेण से अप्रभावी रहा। तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। अगर दोस्तों इस एक्ट के अगर आप 2 मिनट में मेमोराइज अगर करना चाहें, रिकॉल करना चाहें, देन हाउ यू विल डू इट। और इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप किसी टॉपिक्स को पढ़ें, पढ़ने के बाद आप 2 मिनट के लिए रुकें
अपने आप को रोकें और रोक के यह देखने का प्रयास करें कि आपने आज क्या पढ़ा। अगर मैं अभी की क्लास की बात आपसे करूं तो आज हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? तो हमने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे जो बैकग्राउंड्स थे, वो पहला बैकग्राउंड था उस समय फिनेंशियल क्राइसिस, फेमिन, डिफीट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हार गया था। डुअल सिस्टम ऑफ क्या नाम है उसका, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो दोहरी शासन व्यवस्था था। फिर ये पहला एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। इस एक्ट के द्वारा प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन को शुरू किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिकार दिए गए नियम और कानून बनाने के लिए। बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यों का एक काउंसिल बनाई गई और कंपनी को गवर्निंग करने के लिए कंपनी का एक गवर्निंग बॉडी बनाया गया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसकी संख्या 4 तय की गई थी। जितने भी रेवेन्यू से संबंधित जो फिनेंशियल कलेक्शन होता था वो रिपोर्ट करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आदेश देता था गवर्नर जनरल को वो आदेश का पालन करना पड़ता था। इस एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उस सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल और जितना भी सिविल जुडिक्शन जो कंपनी से रिलेटेड आता था उसी का केवल वो निपटारा करता था। इस एक्ट के तहत ऐसा भी प्रावधान किया गया कि जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो किसी भी प्रकार का गिफ्ट नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। यह एक्ट को फेल्योर माना जाता है क्योंकि इस एक्ट में किसी भी प्रकार का इंडियंस के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया था, जबकि रेवेन्यू देने वाला ज़्यादा इंडियंस ही होते थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो जरूर की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को डिफाइन नहीं किया गया। तो इस तरीके से आप 2 से 3 मिनट में आप किसी भी टॉपिक को रिकॉल कर सकते हैं। और सच मानिए, जब आप में रिकॉल करने की आदत आएगी तो आप निश्चित तौर पर लंबे समय तक आप अपने मानस पटल में उस विषय वस्तु को रख सकते हैं और परीक्षा में आप उसको रिलेट करके उसका आप इस्तेमाल करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से दिया जाए सबसे पहले तक आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू।